हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। हमारी नेक्स्ट यूनिट है ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन। सो हम फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्लासिक प्रिंसिपल्स, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ओपन पर्सपेक्टिव्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल होल्डर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल मीटिंग्स, ये सब कवर करेंगे। सो फर्स्ट चीज आती है क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता क्या है। सो इसमें बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो फाउंडेशनल गाइडलाइन, एक गाइडलाइन होती है जहाँ पे हम स्ट्रक्चर मतलब एक फ्रेम बनाते हैं जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो। मतलब हमने एक गाइडलाइन बनाई कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे 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 काम करेगी। क्यों? ताकि ये जो भी काम करे वो बहुत अच्छी तरीके से हो, इफेक्टिवली हो, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। जो हमने कोई भी एक गाइडलाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी इन्हांस हो, तो उसका मतलब होता है क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अब उसके क्या की प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बनती कैसे, क्या चीजें हमें करनी होती हैं। तो फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर, कि जो भी काम है आप अच्छी तरीके से, जो चीज स्पेशलाइज है जो इंसान, उसको आप डिवाइड कर दें। सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको किस तरीके से किसको काम अपना बताना है, वो किसको कहाँ रिपोर्ट करेगा। तो एक प्रॉपर हिरार्की होना चाहिए कि इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, आप इसको रिपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्टली किसी को भी कुछ भी काम दिया जा रहा है, नो। थर्ड इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाया उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूनिटी इन कमांड, मतलब एक सुपरविजन होना चाहिए और सब लोग इसी इसी की बात सुननी चाहिए। यूनिटी इन डायरेक्शन, जो भी प्लान होगा वो एक तरीके से ही फॉलो होगा। नेक्स्ट आता है सब ऑर्डिनेट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसको फॉलो करना है, ना कि आपके जो इंडिविजुअल छोटे छोटे गोल्स है आपको इन पे ध्यान देना है। तो अगर आपका मेन इंटरेस्ट का होगा इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर टीम गोल। एंड लास्ट इज रेम्यूनरेशन, आपको फेयर कॉम्पनसेशन देना होगा, अच्छी सैलरीज देनी होंगी जो उनकी एक्चुअल नीड है। अदरवाइज लोगों का मन नहीं लगेगा तो फिर वो लोग अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है किसी भी एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब अ स्ट्रक्चर्ड एंड हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन विथ क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर। एक प्रॉपर हिरार्की मतलब रूल्स प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बनाया हुआ है अच्छी तरीके से। हिरार्की मतलब होता है कि एक तरीके से एक एक साइड से दूसरी एक चीज से फॉलो होते हुए जाए, ना कि कोई भी किसी भी रैंडम इंसान को कुछ भी काम बता रहा है या फिर कुछ भी काम कर रहा है। तो एक एक अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर हिरार्की होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में, जहाँ पे रूल्स और प्रोसीजर अच्छी तरीके से डिफाइन किए गए हैं, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। उसके में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एक फॉर्मल हिरार्की होना चाहिए। फॉर्मल हिरार्की मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट होने चाहिए। जैसे कि ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया। तो आप इनका काम यही करेंगे, इनका काम ये करेंगे, इनका ये काम करेंगे, इनके अंडर में डिफरेंट डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये ऐसे फॉर्मल हिरार्की है। देन डिवीजन ऑफ लेबर, जिसका जो काम है वो उसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। देन फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो बनाए हैं, स्टैंडर्डाइज किए, उनको अच्छी तरीके से फॉलो करना। इम्पर्सनैलिटी, जो भी डिसीजन बेस्ड होते हैं वो सारे के सारे रूल्स पे बेस होना चाहिए। ये नहीं कि खुद के मन से कोई भी अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपने बना लिया, नहीं, आपको रूल्स ही फॉलो करने होते हैं। देन करियर ओरिएंटेशन, एम्प्लॉयमेंट की जो भी आप किसी को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं या फिर किसी भी पोस्ट पे रख रहे हैं तो इसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे रखेंगे, ना कि रैंडमली किसी को भी रख लेंगे। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स क्या है उनके। तो आपको इंश्योर करना है कि एफिशिएंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी प्रमोट्स फेयरनेस एंड इक्वालिटी, मतलब हमें ट्राई करना है कि सब में एक समानता होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो हमारा है वो अच्छी तरीके से एफिशिएंटली हो पाए। चैलेंजेस क्या आते हैं, इट कैन बी रिजिड एंड रेजिस्टेंट टू चेंज, मतलब क्योंकि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, एक हिरार्की बनी हुई है कि कौन किसको फॉलो करेगा, तो रिजिड है। हमें डिफिकल्टी आती है कोई भी चीज़ों को चेंज करने में, हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। मे लीड टू एक्सेसिव रेड टेप,
एक्सेसिव रेड टेप का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा टाइम क्यों लगना, क्योंकि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बने, तो आपको वो चीजें फॉलो करके ही जानी पड़ेगी, तो आपको पूरे प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब रेड टेप, एक्सेसिव लीड टू रेड टेप, मतलब अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको पूरी एक प्रोसेस को पार करके ही कर पाएंगे, तो उस चीज को हम कहते हैं में लीड टू रेड टेप। Something that takes much longer than it should and involve more procedure, forms and rules than make sense. कोई भी काम करने के लिए आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके चक्कर में आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इंश्योर कर, क्या हमें इसमें ब्यूरोक्रेसी में हमें क्या अ, वो क्या रोल प्ले करता है, तो हमें इंश्योर करना है कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि आपने जिसको जो काम दिया है वो काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं हो रहा, वो अकाउंटेबल है कि नहीं। अगर मैंने किसी को अपनी मार्केटिंग थीम दी है कि मुझे ये मार्केट रन करने है, मुझे ऐसे ऐसे स्पॉन्सरशिप रेस करनी है, तो वो अकाउंटेबल है कि नहीं है, कि उसने मुझे वो स्पॉन्सरशिप रेस करके दी है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि जो भी उसने मार्केटिंग थीम्स रन करी हैं वो सही ढंग से करी हैं कि नहीं करी हैं। सो जो भी चीजें हैं वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया है गवर्नमेंट एजेंसीज रेगुलेटिंग स्पोर्ट्स। देन नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेसी इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ब्यूरोक्रेसी होगी, जैसे कि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी इन ऑपरेशन, मतलब आप रेगुलर ऑपरेशंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है फीफा हिरार्किकल स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉर्मल प्रोसीजर। फीफा का जो भी टूर्नामेंट होता है तो एक प्रॉपर हिरार्की है कि पहले लीग्स होंगी या फिर नॉकआउट्स होंगे, ये टीम ऐसे से खेलेगी, इतनी ही टीम्स क्वालिफाई कर पाएंगी या फिर टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, क्या क्या उसके फॉर्मल प्रोसीजर है, तो ये सब उसका ब्यूरोक्रेसी इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। एंड दिस इज द ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आता है कि ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव एंड इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज इसमें जो भी ओपन सिस्टम होता है किसी भी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में बताया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या चीज देखी है, organizations interact with their environment adapting to changes and feedback। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इंटरैक्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में, नए नए चेंजेस को अडाप्ट करती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो फीडबैक प्रोवाइड करती है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरडिपेंडेंस मतलब वो किस पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट पे, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे उसको चेंज होना पड़ेगा। देन सेकंड आता है फीडबैक मैकेनिज्म। जो भी इनपुट या आउटपुट एक्सचेंज किए कि ये ऐसे काम हो रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो उसके बेसिस पे जो आपने फीडबैक रिसीव करा और उसके बाद आप चेंज करोगे, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, चेंज को एडजस्ट करके आपको बैलेंस करना, उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। देन फोर्थ इज अडेप्टेबिलिटी। आपके जो भी एक्सटर्नल चेंजेस आए हैं ड्यू टू इन्वायरमेंट और एनी अदर कंडीशन, उनको एबिलिटी आपकी अडाप्ट करने की, दैट इज ऑल्सो अ ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन क्या है इन सब चीज़ों की स्पोर्ट्स में, तो इन्वायरमेंटल इंटरैक्शन मतलब कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में अप्लाई करोगे, कि जो भी आपके फैंस हो गए, जो आपको स्पॉन्सरशिप मिली, जो मीडिया आई है, तो वो सब आपको कैसे इंगेज कर रही है आपसे, कैसे आपने उससे फाइनेंस बढ़ाया या फिर आपने स्पॉन्सरशिप रेस करी है, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। इन्वायरमेंटल क्या हो गया, आपके फैंस, स्पॉन्सर्स एंड मीडिया। फीडबैक क्या है, आपने एनालाइज किया कि आपकी कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या फिर आपके स्टेक होल्डर्स का क्या फीडबैक है, उसको जनरेट करके फिर आपने किस तरीके से और चीज़ें यूटिलाइज करी। थोड़े अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी कैसे यूज़ कर सकते हो आप, कि आपने जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई थी ड्यू टू कंपटीशन या फिर जो भी मार्केट ट्रेंड, क्या पता वो अच्छी अच्छी फ्रूटफुल तरीके में साबित हो रही, तो आप उसको और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रही है तो आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। सो ये एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स की, आपको स्पोर्ट्स की फील्ड में किस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या पर्पस है उनका। So the definition is the foundational document outlining the structure, purpose and governance of the organization।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी फॉर्म हो रही है गवर्नमेंट की या फिर कोई सी भी, तो उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना कि ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी, उसका पर्पस क्या है, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। मतलब हैंडल मतलब गवर्नेंस। तो उस चीज को बोलते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इनका मेन चीज क्या है ये सब फॉर्म करने का, कि आपने पहले तो स्ट्रक्चर बनाया, फिर आपका उसका क्या पर्पस है, उसको कैसे आप इवेल्युएट करेंगे, तो उनके एलिमेंट्स क्या है, मिशन एंड विजन। आपका पर्पस और गोल पर डिफाइन होना चाहिए। जैसे साइन क्यों खुला है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्यों खुला है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गेम्स की फैसिलिटी बढ़े, अच्छा परफॉर्म कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस हाई दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनका एंगेजमेंट हो स्पोर्ट्स में, और ताकि वो अपनी कंट्री के लिए मेडल ला सके। देन आता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि आप उनको किस तरीके से चलाएंगे, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। देन थर्ड इज मेंबरशिप, कि क्या क्राइटेरिया है उसका पार्ट होने, जैसे साई में सिलेक्शन होने का क्या क्राइटेरिया है आपका, ऐसे रैंडमली हर कोई जो साई में सिलेक्ट हो नहीं जाएगा, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। देन फोर्थ इज लीगल कंप्लाइंसेस, कि अगर आप इमेजिन करिए कोई भी प्लेयर है, तो उसने किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएट किया, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, लीगल लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उनको अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करना। देन लास्ट इज एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, क्या क्या जितनी भी चीजें हैं उनको एथिकली कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है। तो दीज आर दी ऑल्सो पार्ट ऑफ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, क्या क्या उनके की एलिमेंट्स है। नेक्स्ट आता है ऑफिस होल्डर इन नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग होंगे, क्या क्या रोल्स प्रोवाइड करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का काम क्या है, जो ओवरऑल लीडर डायरेक्शन देगा या फिर स्ट्रैटेजीज को बनाएगा, वो सब काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का। देन आता है वाइस प्रेसिडेंट, वो सपोर्ट करता है जो भी प्रेसिडेंट के डायरेक्शन से। देन सेक्रेटरी जनरल, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हेड है, डे टू डे ऑपरेशन होते हैं उनको हैंडल करता है। ट्रेजरर जो होता है वो आपके फाइनेंस और बजट को हैंडल करता है। देन आते हैं बोर्ड मेंबर्स, कि जो उसके साइड में जो भी गवर्नेंस प्रोवाइड करनी होती है, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मेंबर। तो फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, ट्रेजरर एंड बोर्ड मेंबर। अब ये तो उसके पार्ट है। अब ना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। प्रेसिडेंट का क्या काम है, कि उसको डिसीजंस बनाने प्रॉपर। वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है, उनकी एब्सेंस में या फिर उनके साथ असिस्ट करना जो भी उन्होंने डिसीजन बनाए। सेक्रेटरी जनरल का क्या काम है, कि जो मैन स्टाफ के साथ मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। ट्रेजरर का काम है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, रिपोर्ट्स बनाना, उनकी कंप्लायंस करना। बोर्ड मेंबर्स का काम है रिव्यू करना पॉलिसीज को, जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। तो दिस इज ऑफिस होल्डर्स, जो भी एक नेशनल किसी भी स्पोर्ट्स एकेडमी में, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। देन फंक्शनल मीटिंग इन नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस टाइप की मीटिंग्स होती है, ताकि ये इस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली हम रन कर सके। तो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जहाँ पे हम की डिस्कशन पॉइंट्स को रिव्यू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या ग्रोथ है। देन बोर्ड मीटिंग्स, उस बोर्ड मीटिंग्स में आपको ओवरसाइट करने जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं। कमिटी मीटिंग्स, स्पेशली कमिटी मीटिंग्स किसी किसी डिपार्टमेंट्स की हो सकती हैं, जैसे फाइनेंस या मार्केटिंग। इमरजेंसी मीटिंग्स, कोई भी सडन इशू रेज हुआ है तो उसके चक्कर में हम इमरजेंसी मीटिंग्स रख सकते हैं। अब जो मीटिंग का प्रोसीजर होता है वो कैसे फॉलो करते हो। तो फर्स्ट चीज होती है आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए, किस चीज पे मीटिंग होगी। देन मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि आपने उस मीटिंग में क्या क्या बातें करी, क्या क्या डिसीजंस निकले, क्या आपके आउटकम्स है, वो सारी चीजें उस मिनट ऑफ मीटिंग्स में लिखे जाएंगे। देन थर्ड इज डिसीजन मेकिंग, कि आपने आखिरी में जो भी फाइनल डिसीजन लेना है विद द वोटिंग, कि कौन लोग सहमत है, कितने लोग सहमत नहीं है, दैट इज फाइनल डिसीजन मेकिंग, जो कि उसका पार्ट है। तो दिस इज द मीटिंग प्रोसीजर। उस मीटिंग को कंडक्ट करने में सबसे पहले आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए, आपने क्या क्या मीटिंग में बात करी वो लिखा होना चाहिए, लास्ट में आपने क्या डिसीजन लिया है वो चीज। सो ये कैसे फंक्शन करती है कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात है कि मीटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, उसको प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है। अब इसी के ऊपर एक केस स्टडी है। सो केस स्टडी की कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो उसमें वो कैसे काम करेगी। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, सस्टेनेबिलिटी, इन्हांस्ड एथलीट वेलफेयर, कोई भी एथलीट है उसकी हेल्थ और उसकी वेलबींग प्रायोरिटाइज करना। सस्टेनेबिलिटी मतलब जो भी वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए।
डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग मतलब जो भी प्लानिंग की जा रही है वो स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द पर्सन, जो भी डेटा निकल के आ रहा है उसके बेसिस पे होना चाहिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस और इन्हांस हो सके। ये जो हमारे रिसेंट में ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग है। अब केस स्टडी में क्या है कि एक यूएस की बास्केटबॉल टीम है कि वो कैसे फंक्शन करती है। तो जैसे ईयर एजीएम रखा, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें क्या होता है कि पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी प्लान करना, मेजर डिसीजन लेते हैं। कौन कौन पार्टिसिपेशन होते हैं, बोर्ड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव स्टाफ की स्टेक होल्डर, ये लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं कि क्या प्लेयर की परफॉर्मेंस है, किस प्लेयर को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देन बोर्ड मीटिंग्स, ये क्वार्टरली भी हो सकते हैं, 6 मंथ्स में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। देन कमिटी मीटिंग, जब जब नीड होगी जिस कमिटी की, उसके बेसिस पे ये मीटिंग्स हो जाती हैं। इमरजेंसी मीटिंग, अगर कोई अर्जेंट बेसिस में मीटिंग रखनी है तो उसके रिलेटेड रख सकते हैं। सो अब इसमें एक और चीज बतानी है कि एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल प्रिंसिपल इन यूएसए बास्केटबॉल। यूएसए बास्केटबॉल एसोसिएशन में ऐसे क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज किए गए, तो डिवीजन ऑफ लेबर, कि जो कोच स्पेशलाइज कोचेस हायर करना, मार्केटिंग टीम हायर करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छे से डील करना। सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना बाय एथलीट्स। यूनिटी इन कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस चीज को आपको और ब्रीफ करना है। देन क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सो फर्स्ट चीज इज ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। रेड टेप मतलब कोई भी चीज को फॉलो करने के लिए जो एक लंबा सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है जिसके चक्कर में डिले हो जाता है, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। रेजिस्टेंट टू चेंज, हम चेंज नहीं करना चाहते बिकॉज जो भी नई नई चीजें आती हैं तो उसको हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, इंश्योरिंग एथिकल बिहेवियर एंड कंप्लायंसेस, हर कोई एथिकल कंडक्ट अपना मेंटेन नहीं कर पाता है। अब इसके सोल्यूशन क्या है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप के स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करें, इजी रखें। सेकंड इज ये इसका है इनकरेजिंग एडेप्टेबिलिटी, जो चेंज नहीं कर पा रहे उनके लिए उनको इनकरेज करना कि नहीं दिस इज गुड, हमारे लिए अच्छा है, ये इनोवेशन इज गुड। फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसको फ्लेक्सिबल करें। एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी को कैसे करें, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग एथिकल गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस हम बना रहे हैं उनको बहुत ही स्ट्रांगली कंडक्ट करें और उनको इन्फोर्स करें। देन आता है फ्यूचर ट्रेंड्स, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं। इधर पे ये फ्यूचर ट्रेंड्स ये सेम ही हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजंस, सस्टेनेबिलिटी एंड enhanced एथलीट वेलफेयर। सो हेयर्स आर यूनिट नंबर 2 इज completed। नेक्स्ट यूनिट हमारी रहेगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।